नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत मजे में होंगे और आप सबने न्यूज़ के अंदर देख लिया होगा कि किस तरीके से वेनेजुला के ऊपर जो यूएसए है उसने एक स्ट्राइक की है और इस स्ट्राइक के बाद उन्होंने मदुरो को उठा के अपने देश में लेकर आए और उन पे अब ड्रग्स के रिगार्डिंग केसेस चला रहे हैं। यहाँ पर अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए तो जो मदुरो है, निकोलस मदुरो, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये बोला है कि भाई मैं निर्दोष हूं, आई प्लीड नॉट गिल्टी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या मुद्दा था, क्यों ट्रंप ने अटैक किया, क्या कॉजेस थे, तो आप इस वीडियो को, जो हमारा प्रीवियस वीडियो है, इसको आप रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यहाँ पे इस वीडियो की खास बात है वो ये है कि यहाँ पर एक ना पैटर्न को डिस्कस किया गया है। और ये पैटर्न किस चीज का है? पैटर्न उस चीज का है कि भाई किस तरीके से यूएसए जो है वो कहीं पे अटैक करता है या फिर जब रिजीम चेंज करता है तो उसके क्या कुछ पैटर्न्स रहते हैं। और ये पैटर्न्स हमको अक्रॉस द नेशंस के जो केसेस है हमारे पास, उनके अंदर देखने को और समझने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आज का जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है ना, वो ये है कि क्या ये जो वेनेजुला का क्राइसिस है, ये लीड कर सकता है क्या वर्ल्ड वॉर 3 को? क्योंकि जिस तरीके से यूएसए ने अटैक किया, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई ग्लोबल ट्रस्ट जो है, वो तो कहीं पे ब्रेक हुआ है। और ग्लोबल ट्रस्ट जो ब्रेक हुआ है, तो कहते हैं ना कि हर लड़ाई के कुछ नियम होते हैं। तो यहाँ पे नियमों को ही नहीं माना गया है, नियम ही तोड़ दिए गए हैं सारी लड़ाई के। तो जब भी नई लड़ाई के किसी के भी नियम टूटते हैं या फिर जो ग्लोबल ऑर्डर के नियम टूटते हैं, तो उसके बाद हमको एक रिपरकशन देखने को मिलता है। अगर हम ब्रॉडली बात करें कि कोई भी जो वर्ल्ड वॉर 2 या फिर वर्ल्ड वॉर 1 होती है, उसके कुछ परसिस्टेंट कंडीशंस रहेंगी कि मतलब हर एक देश के अंदर है ना एक-दूसरे से लेके कुछ चिढ़ रहेगी। और एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, एक छोटा-सा इंसिडेंट ऐसा होगा जो इस पूरी आग के अंदर घी डालने का काम करेगा। जिसके बाद क्या होगा, पूरा एक ज्वालामुखी की तरह वो एक इवेंट जो है वो बर्स्ट होगा। यहाँ पर इस पूरे वीडियो में हम ये सारी कंडीशंस देखेंगे कि किस तरीके से हम देखिए, मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर ये कंपेयर किया है कि वर्ल्ड वॉर 1 के क्या कंडीशंस थी और जो वर्ल्ड वॉर 2 है, उसके अंदर ऐसी क्या कंडीशंस थी और किस तरीके से ये सारी कंडीशंस हमको आज देखने को मिल रही हैं दोबारा से, जिसके कारण एक वर्ल्ड वॉर 3 जो है, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर, उसका हमारे पास एक खतरा देखने को और समझने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि इस वीडियो के अंदर हम एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भई ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, जो इस कंडीशन को नलिफाई कर सकते हैं कि जो भी ये सारे कॉजेज़ हैं, इसके बाद हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, तो उसके पीछे ये वाले कॉजेज़ रहेंगे, जो इसको नलिफाई कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इन कॉजेज़ को भी डिस्कस करने को कोशिश करेंगे हम। अब अगर मैं बात करूँ कि यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो जो यूपीएससी का पेपर होता है जीएस 2, उसके अंदर एक सब्जेक्ट आता है आईआर, तो आईआर के अंदर इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अब यूपीएससी जो है, वो कुछ डार्क टॉपिक्स या नेगेटिव ट्रेंड्स जो होते हैं ना, उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछने लग गया है। जैसे कि प्रीलिम्स में उन्होंने पूछा था कि भाई किस तरीके से क्राइसिस हो रहा है वेस्टर्न सहारा के जो नेशंस हैं उनके अंदर, तो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछ लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई बड़ी बात नहीं कि मेंस के अंदर भी वो दोबारा घुमा-फिरा कर पूछ ले कि किस तरीके से जो ये कंडीशंस हैं, ये किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती है क्या? तो ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन मैंने एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों के लिए ऐड किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं अभी यूपीएससी का, जो 2026 का इंटरव्यू है, मतलब 2025 का इंटरव्यू है, जो लोग 26 में अभी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है जानना कि एक क्वेश्चन बन सकता है उनके लिए भी कि एक ओपिनियन बेस्ड कि कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि एक हम वॉर को देखने को मिल सकता है, एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशन। ठीक है? सो बिना कुछ ज़्यादा डिले करे हुए हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ चेन ऑफ इवेंट्स की, तो जब से वेनेजुला के ऊपर अटैक हुआ है, तो कुछ एक चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं, जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट का काम कर सकती हैं। अगर मैं बात करूँ चेन ऑफ इवेंट्स, तो ये क्या बन सकते हैं, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। तो ये जो ट्रिगर पॉइंट्स है, इनको अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला नेशन है ना, वो है रशिया। ऑलरेडी ये बेचारा एक वॉर के अंदर फँसा हुआ है यूक्रेन के साथ, यूक्रेन इसके साथ, पूरा का पूरा यूरोप जो है ऑलरेडी एक वॉर के अंदर फँसा हुआ है। और जो रशिया है, उसने इस वेनेजुला के अटैक के बाद यूएसए को एक वार्निंग इश्यू करी है। वार्निंग कैसी है कि भई ये जो आपने ग्लोबल ऑर्डर का जो मिसमैच किया है, जो सोवरेनिटी को आपने ब्रीच किया है ना किसी की, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो पहले तो उन्होंने इसको यूएसए के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि रशिया ने एक पॉसिबिलिटी अब ये भी है कि पुतिन जो है सिमिलर एक्शन किसके साथ कर सकते हैं यहाँ पे, यूक्रेन के साथ। और अगर यूक्रेन के साथ ये इस तरीके का कोई मिसएडवेंचर करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कौन सामने आ जाएगा, जो भी बड़े-बड़े देश हैं लाइक यूएस और ईयू। ईयू और यूएस जो लगातार यूक्रेन को फंड कर रहे हैं, वो इसके अंदर बीच में आ सकते हैं।
और जब भी ये आएंगे तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो सकती है, एक वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है, एक बड़ी वॉर हमको देखने को मिल सकती है, चेन ऑफ वॉर हमको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगले देश की, तो वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि हमेशा से ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो कल को जो कहते हैं ना कि सबसे शरारती बच्चा कौन है, तो वो ये है यहाँ पे, क्योंकि इसका पता नहीं है कि कब बारूद के कनस्तर में जाके आग लगा दे। चाइना ने या रशिया ने थोड़ा सा इसको फ्यूल किया, ये जाके वहां पे फोड़ आएगा, क्योंकि इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब अगर हम बात करें कि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा क्या एक्शन लिया, तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पे जो जापान है, जापान के पास में एक मिसाइल का टेस्ट किया है। और अगर कल को ऐसा एक और मिस एडवेंचर हो जाता है इनकी तरफ से, और जापान समझता है कि भाई मेरे ऊपर एक अटैक हुआ है, तो वहां पर सीधे सीधे कौन इंटरवीन करेगा, यूएसए इंटरवीन करेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए ने अपना एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान को, जिसके बाद दोबारा से हमको क्या देखने को मिल सकती है, ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें कि और क्या यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर अगली चीज आ जाता है, कौन अगला इंसान आ जाता है, ट्रंप, जिनके कारण ये सारे घटनाएं हो रही हैं। अब देखिए, वेनेजुला को इन्होंने जाके पीट दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी ट्रंप जो है उनका ईगो शांत नहीं हुआ है, या फिर हम बोले कि इनकी जो थर्स्ट फॉर पावर है वो अभी भी शांत नहीं हुई है। बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है अखंड भारत टाइप का। तो ये यहाँ पर सोच रहे हैं अखंड अमेरिका, कि भाई नॉर्थ भी मेरा, साउथ भी मेरा, मैक्सिको से लेके मतलब कनाडा वगैरह सब मेरा। क्योंकि कनाडा को तो ट्रंप ऑलरेडी बोल चुके हैं अपना 51st स्टेट, उन्होंने बोल के क्लेम कर दिया कि भाई एक तरह से मेरा, हमारा तो ये 51वां स्टेट ही है, ये इसको तो हम देश मानते भी नहीं थे तरीके से। अब एक एस्केलेशन दोबारा हो सकता है किसके खिलाफ, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया। और जो इनके ऊपर ये अटैक होगा, ये अटैक भी किसके बेसिस पे हो सकता है, यहाँ पे ड्रग, क्योंकि एक ड्रग है जिसका नाम क्या है, फेंटेनाइल। जो ये फेंटेनाइल ड्रग है, ये मैक्सिको वगैरह के ऊपर एक एलिगेशन लगता रहता है कि फेंटेनाइल जो है ये कहां से आता है, चाइना से, चाइना इसको पंप करता है, उसके बाद ये सीधे ड्रग कहां पे जाता है, अमेरिका में जाता है। और इसके कारण वहां पे सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस हमको देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसा दोबारा इवेंट होता है, तो उसके बाद क्या है कि इस बार जो बाकी के नेशंस हैं, लाइक चाइना एंड रशिया, और अगर रशिया को भी मैं हटा दूं तो चाइना तो पक्का इंटरवीन करेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इन सभी देशों के अंदर। अब अगर हम बात करें एक और बड़े थ्रेट की, तो वो है ग्रीनलैंड के ऊपर। ग्रीनलैंड के ऊपर कैसे, कि यूएसए जो है आजकल क्लेम करने लगा है कि भाई ग्रीनलैंड हमको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज है, वो एक हब बन चुका है रिसोर्सेज का। तो ये थ्रेट किस पे मंडरा रहा है अब, ग्रीनलैंड के ऊपर भी। तो ट्रंप ने बेसिकली मेंशन भी किया है कि भाई वेनेजुला पे तो हो गया हमारा अटैक, और अब क्या है, ग्रीनलैंड की अगली बारी है। सो जो ग्रीनलैंड है ये पार्ट किसका है, डेनमार्क नाम के देश का। डेनमार्क जो है किसके अंदर है, यूरोप। और अगर यहाँ पे डेनमार्क की एक टेरिटरी पे अटैक होता है बेसिकली, या फिर जो ट्रंप हैं वो इसको क्लेम करते हैं इसको लेने के लिए, तो वहां पे कौन कूद सकता है वापस, यूरोपियन यूनियन। और जब यूरोपियन यूनियन और यूएसए के बीच का एक टसल होगा ना, तो या तो देखो ग्रीनलैंड निकल के किसके पास चला जाएगा, यूएसए के पास, या फिर एक हमको अलग वॉर देखने को मिल सकती है किसके बीच में, ईयू और यूएसए के बीच में। तो वो भी क्या है, एक और वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशन को ही हमारे यहाँ पे जन्म देगी। अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गए ट्रिगर पॉइंट्स या फिर शॉर्ट टर्म कॉजेस, अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉजेस की, तो लॉन्ग टर्म कॉजेस इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, और ये हमको विटनेस हो रहे हैं काफी टाइम से। जिसमें सबसे पहली जो चीज है वो है यहाँ पे आइडियोलॉजी। देखिए, कोई भी जो चीज स्टार्ट होती है वो एक आइडिया से होती है ना, यहां से कोई चीज स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको एक्शंस में देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या होता है, आइडियोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आइडियोलॉजी यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वर्ल्ड है ना, वो अलग अलग आइडियोलॉजीज के अंदर बटा हुआ है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई एक मुनरो डॉक्ट्रिन है। मुनरो ये बोलते हैं कि भाई यहाँ से जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो ईस्टर्न वाले वेस्टर्न में मतलब हस्तक्षेप ना करें, या फिर किसी भी तरीके से अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश ना करें, कि ये जो पूरा एरिया है ये यूएसए का है। ये पूरा जो एरिया है, अगर आइडियोलॉजी के टर्म में बात करें, और अगर आइडियोलॉजी के टर्म में बात करें, तो यहाँ पे जो रशिया है, इसके इधर वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा सोशलिज्म और कम्युनिज्म,
इनके अंदर मानने वाली चीज है। दूसरा, अगर हम बात करें इस लाइन से इस तरफ के देशों की, तो यहां पर आज भी कैपिटलिज्म का बोलबाला चल रहा है। यहां पे कंटिन्यूअसली कैपिटलिज्म को प्रेफरेंस दी जा रही है इस रीजन में। और अगर हम अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें कि भाई किस तरीके की सरकारें आ रही है, तो यहां पर हमको एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है राइट विंग का। राइट विंग का हमको एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। और जब भी आप देखिए कभी भी किसी देश में राइट विंग आएगा, तो राइट विंग से क्या अगली चीज आएगी यहां पे, जब भी बेसिकली अगर कहीं पे राइट विंग आता है किसी भी देश के अंदर, कहीं पे भी राइट विंग आता है, तो उसके बाद एक नेशनलिज्म हमको देखने को मिलता है। और जब ये नेशनलिज्म आता है यहाँ पे, उसके बाद इसको देर नहीं लगती है हाइपर नेशनलिज्म या फिर जिंगोइज्म बनते हुए। जिंगोइज्म मतलब कि आप अपने देश की जो बुराइयां हैं वो भी नहीं देख रहे हो और लगातार उन अच्छाइयों को बोस्ट करते हुए बोल रहे हो कि सामने वाली टेरिटरी भी हमारी है। तो जब भी आपको इस तरीके के देखने को मिलेगी चीजें, तो हम किसकी तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, एक वर्ल्ड वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम शिफ्ट कर रहे होंगे। और लगातार जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म है, इसकी तो आपस में हमेशा से एक टसल चलती ही आई है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, कम्युनिज्म और जो हमारा ये है कैपिटलिज्म, इनके बीच में तो हमेशा से लड़ाई चलती ही आई है। तो पहली चीज आ गई यहाँ पे क्या, आइडियोलॉजी। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1, दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेशंस एंड अमंग द नेशंस। अब अगर हम बात करें अगले कॉजेस की, तो यहां पर आ जाता है ओवर एम्बिशियस लीडरशिप। ओवर एम्बिशियस कैसे कि देखो, हर एक लीडर होता है ना, उसकी कुछ आइडियोलॉजी होती है, वो सोचता है कि मैं मेरे देश को आगे लेकर जाऊं। बट कई बार कुछ लीडर्स जो होते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर और मोस्ट प्रोबेबली यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, तो इन लोगों को ये लगता है कि भाई जो दुनिया है ना, वो सिर्फ हमारी है, बाकी सब उसमें एक कहता है ना कि सब ह्यूमंस हैं। ठीक है, मतलब वो ह्यूमन ह्यूमन है ही नहीं, वो कुछ सब अदर कैटेगरी है वो, कि जो भी ह्यूमंस हैं वो कौन है, सिर्फ अमेरिकन्स। तो यहाँ पे जैसे कि हिटलर कहता था कि जो नाजी हैं, जो नाजी हैं, उनके लिए सारे रिसोर्सेज ही हैं, दैट ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू नाजी। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे ग्रीनलैंड का केस दिखा है, देखिए यहाँ पे ये जगह ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, ये यहाँ पे क्या है हमारे यूएसए। तो जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड के ऊपर यही क्लेम डाल के बोला जा रहा है कि भाई मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो मागा है उसका एक प्रिंसिपल ये भी है, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रिंसिपल है, दैट ऑल द गुड रिसोर्सेस बिलोंग्स टू यूएसए, जस्ट वी हैव विटनेस्ड इन द केस ऑफ नाजिज्म। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ही इज अ सूडो नाजी? तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगली चीज अगर मैं बात करूं, तो यहां पर आ जाता है डॉनरो डॉक्ट्राइन। डॉनरो कैसे कि डोनाल्ड ट्रंप और मोनरो, मोनरो डॉक्ट्राइन जैसे कि हमने यहाँ पे एक भी पढ़ी कि यहाँ से अगर वो अपनी वेस्टर्न हेमिस्फीयर को उसको डिवाइड कर रही है, तो वेस्टर्न जो है वो तो किसका, अमेरिका का। ईस्टर्न किसका है, यहाँ पे जो भी यूरोपियन नेशंस हैं या फिर जो भी ये रशिया वगैरह है, इन सब का, तो इनका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे डॉनरो डॉक्ट्राइन, तो उसके अंदर पहली बात तो मोनरो डॉक्ट्राइन आ गई जो हमने समझ ली, और यहां पर एक ग्लोबल पुलिसिंग वाला एंगल और आ गया है। कैसे कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि जहां पे भी हमको हमारा कोई दुश्मन दिखेगा, चाहे वो लीबिया हो और या फिर सीरिया हो या फिर ईरान हो, हम वहां पर जाएंगे, उसको जाके बॉम्ब करके आएंगे, जो हमें एक्शन लेना है लेंगे। सिमिलरली यही जो कॉज था ना कि ग्लोबल पुलिसिंग वाला, कि पूरा ग्लोब एक है और हम उसकी पुलिस है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो सेम केस हमको किसमें देखने को मिला था, वेनेजुला के अंदर भी हमको देखने को मिला था। अगर ये आपको क्लियर है, तो आपको डॉनरो डॉक्ट्राइन क्लियर है और मागा आप समझ गए हैं। अगली चीज जो सबसे खतरनाक है, जो यहां पर एक और सिमिलैरिटी दिखाता है किसके बीच में, हिटलर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो वहां पर यह सिमिलैरिटी है दैट डिसरिस्पेक्टिंग द काउंटर पार्ट्स ड्यू टू एरोगेंस। अपने घमंड के कारण या अपनी एरोगेंस के कारण आप जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। जो दूसरे देश के प्रेसिडेंट्स हैं, उनको आप ये बोलते हो कि भाई ये तो हमारे एक 51st स्टेट जो है उसका एक प्रेसिडेंट है, या फिर इसको तो मैं गवर्नर बोलूंगा। ठीक है, जो कनाडा के प्रेसिडेंट है उनको ये गवर्नर बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या है, डिसरिस्पेक्टिंग द काउंटर पार्ट्स। और सीधी बात है कि भाई एक मतलब एक ऐसे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी है
कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो यहां पर जब भी एरोगेंस आएगी तो लीडर की क्या मर जाएगी? यहां पे विजडम। यहां पे उसकी विजडम खत्म हो जाएगी, उसका विवेक खत्म हो जाएगा। तो जो एरोगेंस है उसके कारण विजडम खत्म होगी, विजडम के कारण, विजडम खत्म होने के कारण वो क्या लेंगे? इस तरीके के डिसरिस्पेक्टिंग स्टेटमेंट्स देंगे। अभी रिसेंटली जैसे इन्होंने कहा कि मोदी हैज प्लीड प्लीज ट्रंप, इस तरीके का करके उन्होंने मोदी को मॉक किया है। यहां पे मैक्रोन को उन्होंने मॉक किया है अपने एक रिसेंट इंटरव्यू के अंदर। तो ये सारी चीजें हमको क्या देखने को मिलती है कि भाई मागा के अंदर आप एक सूडो नाजी की तरह समझ में आ रहे हैं हमको, कि आप थोड़े से नाजी जैसे दिख रहे हैं, आप नियो नाजी करके हमको समझ में आ रहे हैं कि आप नए तरीके के नाजी हैं हमारे लिए। दूसरी चीज, यहां पे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप अपनी एरोगेंस के अंदर, शेयर एरोगेंस के अंदर आके आप क्या कर रहे हो? अपनी विजडम को मार रहे हो, जिसके कारण आप क्या करोगे? एक पूरा ग्लोबल फैब्रिक या फिर ट्रस्ट को आप ब्रेक कर रहे हो। अगली चीज हम यहाँ पे बात करें तो डॉनरो डॉक्ट्राइन, आपने अपनी एक नई तरीके की डॉक्ट्राइन बना ली है, जिसके बाद आप क्या कर रहे हो? ग्लोबल पुलिसिंग के आप एंगल पे आ गए हो, जिसके कारण आपने क्या किया है? सोवरेनिटी को वायलेट कर दिया है। तो अगर इस तरीके से कोई ओवर एम्बिशियस या फिर हाइपर नेशनलिज्म हमको जब भी देखने को मिला है वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो हिटलर क्यों ना हो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो जो अभी क्राइसिस चल रहा है, जो आगे रूप ले सकता है वर्ल्ड वॉर 3 का, तो हमको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर हम आगे एक और नया इसका रीजन समझे तो ये बन जाएगा हमारा क्या? तीसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है? दैट इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस। जैसे कि हमने बात किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई ग्रीनलैंड भी हमारा है, क्यों? बिकॉज ऑल द बेस्ट रिसोर्सेज बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट बिलोंग्स टू अमेरिकन। तो यही जो कॉज है ना, ये किसका था? इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी थी ना यही तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? न्यू कॉलोनियलिज्म करना चाह रहे हो आपने। अगर देखिए, नियो कॉलोनियलिज्म के मतलब नए तरीके के, आपने किसी को कॉलोनी बना लिया है, कॉलोनियलिज्म का आपने एक नया रूप बना दिया है। इसका आप यहां से एग्जांपल एक समझ सकते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर एक ट्वीट किया था, इस मतलब इनका जो ट्रुथ सोशल है, क्योंकि ट्विटर पे तो अब आ ही नहीं सकते ये, तो बेसिकली जो इनका ट्रुथ सोशल है उसके अंदर इन्होंने क्या बोला था? दैट द ऑयल विल बी सोल्ड, कि मतलब जो भी वेनेजुला के इतने 50 मिलियन बैरल्स जो है ऑयल, वो किसका ले लिया है? अमेरिका ने अब ले लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने यहां से आप ये पढ़िए, this oil will be sold at the market price and the money will be controlled by me. So the money will be controlled by the United States of America. आगे अगर हम इसको देखें, that as the president of United States of America to ensure it will be used for the benefit of Venezuela and United States of America. So आपने क्या कर लिया कि एक तरीके से ठेका ले लिया किसका? वेनेजुला का भी। कि देखिए, जिस तरीके से यहां पर एक टर्म यूज होता था, व्हाइट मेंस बर्डन, जो कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जो ब्रिटेन था, ये सब लोग यूज किया करते थे इस टर्म को। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है, इसमें क्या था कि जो आप लोगों को समझ नहीं है कि आपके रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है, हम बताएंगे कि आपके रिसोर्सेज को आपको किस तरीके से यूज करना है। हम ये आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपने उन रिसोर्सेज से बेनिफिट उठा सकते हो। तो भाई, जब रिसोर्सेज वेनेजुला के हैं तो आप इनको क्यों कंट्रोल कर रहे हो? तो ये क्या है? एक तरीके से इंपीरियलिस्टिक इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी ही तो है। एक तरीके से आप कॉलोनियलिज्म ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे? नियो कॉलोनियलिज्म। सेम हमको ग्रीनलैंड के केस में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ऑयल एंड गैस हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो कोल है, वो हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसको हम और आगे एक्सटेंड करें तो सबसे जो यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी क्या है? ग्रीनलैंड में अच्छे खासे लेवल पे हो सकते हैं। इसीलिए क्या चाहिए? यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए। यूएसए को अब कोलंबिया क्यों चाहिए? कोलंबिया को क्यों धमकी दे रहा है? बिकॉज कोलंबिया इज द लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। सिल्वर प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है ये, कोलंबिया के पास सबसे ज्यादा सिल्वर है। और ये सिल्वर कौन ले रहा है अभी? ये सिल्वर ले रहा है चाइना, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट्स चाइना के पास है। और अभी चाइना ने बोला है कि 2026 के बाद मैं इस सिल्वर के ऊपर रोक लगा दूंगा, जो भी सिल्वर जा रही है, जिससे क्या हो जाएगा? मार्केट में सिल्वर की शॉर्टेज आ जाएगी। और जो ये सिल्वर की शॉर्टेज है, ये किसमें नुकसान देगी? सबसे पहले जो एआई या फिर जो सेमी कंडक्टर या फिर जो सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी है,
उसके अंदर ये सबसे ज्यादा नुकसान देगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि मैं कोलंबिया को भी कंट्रोल कर लूं, जैसे मैंने वेनेजुला को कंट्रोल किया है यहाँ पे उसके ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हमको एक और देश देखने को मिलता है, क्योंकि देखो जब भी ये कैप्चर करेगा, जैसा हमने देखा कि कोलंबिया के अंदर किसके स्टेक्स हैं, चाइना के। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ये प्रोसेसिंग कर रहा है किसकी, सिल्वर की, अच्छे खासे लेवल पे। तो जो चाइना है वो भी एक तरीके से ये मान लीजिए एक न्यू कॉलोनियलिज्म, कि हमने देखा था जो ये बॉर्डर रोड मतलब इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है यहाँ पे चाइना का, उसके अंदर इन्होंने क्या है, लोगों को लोन दिया अलग अलग देशों को, और उनको अपने किसके अंदर, डेप ट्रैप पॉलिसी, उधार लेके अपने काबू में कर लिया। तो अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी को उन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट किया है बीआरआई के अंदर। तो एक तरीके से कॉम्पिटिटर कौन है यहाँ पे, इंपीरियलिज्म की अगर बात करें, तो जैसे पहले होता था कि भाई एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ यूनाइटेड किंगडम्स है, तो सिमिलरली आज एक तरफ यूएसए है, एक तरफ कौन है, चाइना है। तो अगली अगर कोई लड़ाई होगी, जब भी इंपीरियलिज्म के रिगार्डिंग वो होगी या फिर अपने रिसोर्सेज कैप्चर करने के लिए होगी, तो किन के बीच में होगी, चाइना एंड यूएसए के बीच में होगी वो। अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के अंदर मैंने बताया कि सिमिलरली स्टेक्स किसके हैं, चाइना के, क्योंकि कोलंबिया के अंदर वो रिसोर्सेज ले रहा है और रिसोर्सेज लेके खुद को प्रोसेस करके अपनी एआई, सेमीकंडक्टर, सोलर, सारी चीजों को फ्यूल कर रहा है अपनी इंडस्ट्री को। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कंटिन्यूअस थ्रेट किसके ऊपर है, ताइवान के ऊपर। ताइवान पे क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर जो कि आज हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर यूज हो रहा है, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर का हब है कौन, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ताइवान। तो ये चाहता है कि ताइवान के ऊपर मैं कब्जा कर लूं ताकि मैं सेमीकंडक्टर्स को कंट्रोल कर सकूं, और जब भी इस तरीके का इशू होगा तो वहां पे कौन कूदेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कूदेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, कि जो कॉज कर सकता है एक वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन को। और यहाँ पे बाकी अगर हम बात करें कि एंसिलरी कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो एक है कंसिस्टेंट वॉर, कि भाई यूक्रेन और रशिया वॉर लगातार 3 साल से ऊपर हो गया है इनको होते हुए। ईरान और इजराइल जो है ये आपस में कभी भी एक वॉर जैसी सिचुएशन इनके बीच में आ सकती है, क्योंकि अभी ईरान के अंदर जो एक टर्मोइल है, जो कि मतलब वहां पे रिजीम है, अयतुल्ला खुमैनी है, अयतुल्ला खुमैनी है, उनके रिगार्डिंग जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके अगेंस्ट क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है ईरान के अंदर। तो ईरान ने बोला है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये पर्टिकुलरली कुछ देश हैं, जो इजराइल हो सकता है या फिर यूएसए हो सकता है, जो यहाँ पे फ्यूल करवा रहे हैं हमारे देश के अंदर। तो बेसिकली हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो वॉर है, एक नई वॉर ईरान और इजराइल के बीच में, ये भी हो सकती है। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, तब तो ये कंडीशन और भी वर्स हो सकती है। अगर यहाँ पे हम बात करें एक और कॉज की, तो ये क्या है, अबॉलिशन ऑफ द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो बेसिकली अबॉलिश नहीं हुई है, बेसिकली यहां पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है किसको, न्यू स्टार्ट ट्रीटी को। एक बार जान ले कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, कि मानिए यहां पर अगर यूएसए है और यहां पे रशिया है, ठीक है, उल्टा कर लेते हैं, मतलब यूएसए और रशिया, इस तरीके से अगर ये दो देश हैं, तो ये क्या करेंगे कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहे, एक ट्रस्ट रहे, इसलिए अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस वगैरह की जानकारी किसको देते रहेंगे, एक दूसरे को देते रहेंगे, कि ताकि एक ट्रस्ट बना रहे, ताकि एक जो न्यूक्लियर वॉर है इससे हम बाहर आ पाए, एक न्यूक्लियर वॉर की कंडीशन ना बन जाए कल को, कि कहीं रशिया यूएसए रशिया पे कभी भी कुछ गोला बम मारता है अगर, तो वो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक न्यूक्लियर थ्रेट, एक न्यूक्लियर वॉर की जो है शुरुआत वो बन जाएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशन को जन्म दे सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो रशिया है, उसने 2023 के अंदर इसको क्या कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था, दैट वी डू नॉट वांट टू बी पार्ट, क्योंकि आप लोग हमारे जो दुश्मन है यूक्रेन, उसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हो, हमारे मतलब जो भी दुश्मन है उसको अपने फंडिंग दे रहे हो, उसको हथियार दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, सो व्हाई शुड आई कोऑपरेट विथ यू। तो ये भी क्या है, एक ट्रिगर पॉइंट की तरह या फिर एक लॉन्ग टर्म कॉज की तरह, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हमको समझ में आ रहा है कि जो ग्लोबल ट्रस्ट है, ग्लोबल ट्रस्ट इज एंडिंग अमंग द मेजर पावर्स। अब अगर हम बात करें एक और चीज की, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली क्या है, रीआर्मामेंट ऑफ द नेशंस, कि जो नेशंस आज तक सिर्फ अपने वेलफेयर के ऊपर पैसा लगा रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, तो वो देश भी क्या है, अब अपना बजट इंक्रीज करने लग गए हैं, किसका,
जो मिलिट्री बजट है उसको। सो यहाँ पे सबसे पहला तो क्या है, जापान ने अपना बजट इंक्रीज कर दिया है। जर्मनी ने खुद को अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करके किसमें लगाना चालू कर दिया है, रीआर्मामेंट, अपनी आर्मी को तैयार करने के लिए। और जब भी आर्मी तैयार होंगी बड़ी बड़े नेशंस की, तो वो क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट। सिमिलरली ईयू और नेटो जो है उसने भी अपनी क्या करी है, फंडिंग बढ़ाई है सारे देशों ने। क्यों? क्योंकि यूएसए ने बोला कि अब हम फंडिंग अपनी कट करेंगे। अगर ये फंडिंग कट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बाकी के जो यूरोपियन देश हैं, ये क्या करेंगे, अपनी फंडिंग को इंक्रीज करेंगे। और जब ये अपनी डिफेंस फंडिंग को इंक्रीज करेंगे तो वापस से क्या होगा, हथियार बनेंगे तो आगे एक और कॉन्फ्लिक्ट का हमको चांस देखने को मिल सकता है। या फिर जिसे बोलें कि न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी देश क्या करेंगे, जिसकी अभी एक न्यूज़ भी आई थी कि यूएसए ने वापस से अपने जो वेपन्स हैं न्यूक्लियर, उनको दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब उसमें और भी जोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे कि जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है ना, क्योंकि आप देखिए कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो यहाँ पर एक लीग ऑफ नेशंस बनी थी। क्या बनी थी? लीग ऑफ नेशंस। तो जो अब ये लीग ऑफ नेशंस है ना, ये लीग ऑफ नेशंस जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी तो इसने क्या किया, काफी सारी वॉर्स थी, जैसे कि यूगोस्लाविया वगैरह, ऐसी कई सारी वॉर्स थी जो ये नहीं रोक पाई, जिसके कारण क्या हो गया, लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 2 देखने को मिली। तो जब भी जो एक डायलॉग और डिप्लोमेसी है वो वीक होगी तो चांसेस किसके लिए खुल जाएंगे, एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए या फिर एक वॉर के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमारे पास क्या हो गए, चांसेस खुल जाएंगे। तो सिमिलरली जो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस है, ये एक तरीके से आज क्या है, डोरमेंट ही पड़ा है। क्यों? क्योंकि डोरमेंट इस कारण से पड़ा है कि भाई इंडिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ब्राजील जो है, इवन अगर देखो कि कुछ देश हैं, लाइक अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका से एक भी देश नहीं है, साउथ अमेरिका से एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है। यहाँ पे जो P5 है ग्रुप, उसके अंदर एक भी इन दो कॉन्टिनेंट से मेंबर ही नहीं है। अगर आप बात करें सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इवन अमेरिका से भी बड़ी डेमोक्रेसी जो क्या है, इंडिया, तो इंडिया भी इसका पार्ट नहीं है। सो क्या है कि एक तरीके से जो P5 का अगर मेंबर नहीं है इस तरीके के कॉन्टिनेंट से या फिर इंडिया जैसे देश, तो यहाँ पर क्या है कि एक ये डोरमेंट के बराबर ही है। और अगर देखा जाए तो ये यूएसए के खिलाफ कभी कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते। क्यों? बिकॉज यूएसए को अगर हम समझे ना, सो इट इज द लार्जेस्ट फंडर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की। सबसे ज्यादा फंडिंग जो है वो कौन देता है, यूएसए देता है। सिमिलरली जो यूएसए है उसने यहाँ पे वर्ल्ड, जो अपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, तो उसका एपेलेट बॉडी जो है उसकी क्या अपील होती है, जहां पे बॉडी में, जिस बॉडी में अपील होती है, तो उसका कोई चेयरपर्सन ही नहीं है, चेयरपर्सन ही उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएसए उसको ब्लॉक कर देता है। यूएसए क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो लंबे टाइम से यूएसए ने क्या कर रखा है, डब्ल्यूटीओ के जो एपेलेट बॉडी के चेयरपर्सन है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको ब्लॉक कर रखा है। तो सिमिलरली अगर हम देखें कि जो मेजर वॉर होती है, चाहे इंपीरियलिज्म या कुछ भी हो, तो वो किसके कारण हो सकती है, अब की बार ट्रेड के कारण भी हो सकती है एक वॉर। सो हमने यहां पर ये देख लिया कि किस तरीके से अलग अलग कॉजेज हैं जो एक वॉर को कॉज कर सकते हैं या फिर वर्ल्ड वॉर को कॉज कर सकते हैं। पहले हमने ट्रिगर पॉइंट्स पढ़े, जो एक छोटा सा इंसिडेंट होगा जो एक चिंगारी का काम करेगा। और ये जो सारे लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं, ये सारे क्या हैं, उसके पीछे जो लगातार एक वीकनिंग होती आ रही है कंडीशंस की, या फिर जो प्रिपरेशन होती आ रही है कंडीशंस की एक वॉर के लिए, तो हमको ये देखने को भी मिलती है। अब अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि देखिए वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस हैं, बट हुई तो नहीं है। तो कुछ तो वर्ल्ड लीडर्स का ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशन अगर हम लेकर आएंगे तो सभी का नुकसान है। तो यहाँ पे जो नुकसान है ना, वो नुकसान है न्यूक्लियर डेटरेंस। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था और जो इंदिरा गांधी है उन्होंने भी कहा था दैट कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है ना जो हमारे, वो एक तरीके से पीस की तरफ भी हैं, वो पीस को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आज वेनेजुला के ऊपर अटैक किया है यूएसए ने, तो वो क्यों किया है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। क्या ऐसा अटैक ये नॉर्थ कोरिया पे कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो जिस दिन चाहे वहां पे यूएसए के ऊपर या फिर आसपास जापान वगैरह के ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है। क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने इनको छेड़ा जिनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान या लाइक ये जो अपना नॉर्थ कोरिया है, तो ये क्या करेंगे, ये दोबारा से एक अटैक करके
उस पूरी चीज को, कॉन्फ्लिक्ट को ही खत्म कर देंगे। और यहाँ पर न्यूक्लियर डेटरेंस, जो एक न्यूक्लियर वॉर होने का डर है, उसके अंदर हमको ये भी देखना पड़ेगा, एक टर्म होता है जिसका नाम है मैड। मैड मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के मतलब कि अगर रशिया जो है, उसका एक टर्म होता है डेड हैंड। अगर रशिया के ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक होता है, या फिर उसको लगता है कि भाई अब दुनिया खत्म ही होने वाली है, या फिर रशिया ही खत्म होने वाला है, जो मेजर लीडर्स हैं वो खत्म होने वाले हैं, तो अपने वो डेड हैंड को यूटिलाइज करके क्या करेगा, जो वेरियस नेशंस हैं, चाहे वो फ्रेंडली हैं, चाहे वो उसके एनिमी नेशंस हैं, सबके ऊपर क्या करेगा, न्यूक्लियर बम मारेगा। जिससे क्या होगा कि जो पूरा वर्ल्ड का सिग्निफिकेंस है, या फिर वर्ल्ड की जो एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड की, वही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक ये हो गया कॉज वन, ये हो गया। और देखिए मैंने एक बात करी थी कि फैक्टर्स जो इसको नलीफाई करेंगे, तो बेसिकली ये वही फैक्टर्स हैं कि सबसे पहले न्यूक्लियर डेटरेंस है, जिसके कारण मैड या फिर म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसके कारण वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए भी ये क्या कर रहे हैं कि एक वर्ल्ड वॉर 2 जैसी कंडीशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। और एक और यहाँ पर इसके कारण ये लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सी वॉर, कि अगर आज यूएसए को किसी देश को परेशान करना है, तो वो क्या करेगा, उसके वहां पे कोई आसपास के जो लोग हैं उनको, उनसे आपस में प्रॉक्सी वॉर करवा देगा, कि मतलब वहां पे किसी को फंड कर देगा या फिर कुछ और कर देगा, जिससे क्या होगा, वहां पे एक प्रॉक्सी वॉर जैसी कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें एक और कॉज, मतलब जो एक प्रिवेंटिंग फैक्टर है, जो क्या है, मॉडरेशन बाय द नेशंस, के कई देश ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया। इंडिया को कोई मतलब नहीं है तुमसे लड़ाई लड़के, ठीक है। जो अफ्रीकन नेशंस हैं, उनको कोई मतलब नहीं है तुमसे लड़ाई लड़के, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे चीजें हैं, जैसे कि पॉवर्टी, जैसे कि एजुकेशन, जैसे स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड है, उसको भी पता है कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाना है, मैं क्यों लगाऊंगा किसी वॉर के ऊपर पैसा। तो ये भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक इफेक्ट होता है किनका, मॉडरेशन बाय द नेशंस, या फिर मॉडरेटर नेशंस का, जिसके कारण क्या होता है कि एक चांस होता है वर्ल्ड वॉर 2 का, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे इंडिया है, अफ्रीका है, ये जो स्विट्जरलैंड है, ये सारे मिलके क्या करते हैं, उसको नलीफाई कर देते हैं, चीजों को ठंडा कर देते हैं। अगली चीज, पब्लिक प्रेशर एंड मीडिया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के जैसे ऐसा नहीं है कि आपने टेलीग्राफ बंद कर दिया तो मतलब आपके पास न्यूज़ आनी बंद हो गई। आज क्या है, इंटरनेट है, सब कुछ है, 24/7 मीडिया है, पब्लिक को सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, पब्लिक प्रेशर लगा रही है आपके ऊपर, पब्लिक का एक पूरा प्रेशर फेस कर रहे हैं। क्योंकि जब वेनेजुला के ऊपर जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने जब वेनेजुला के ऊपर स्ट्राइक करी, तो उनकी जो रेटिंग है उस पे थोड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। बट लोगों को ये लग रहा है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है एप्स्टीन फाइल्स के रिगार्डिंग, कि जो एप्स्टीन फाइल के अंदर ट्रंप का नाम आ सकता था, जो लोगों ने छुपाया, क्योंकि लोगों ने बोला कि भाई आपने जो बिल क्लिंटन है उसके तो सारी फोटोज रख दी, बट ट्रंप यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो एप्स्टीन फाइल है उसके यहां पे इंपैक्ट को बचाने के लिए कहीं ये डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है ट्रंप का। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वहां के जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वही ट्रंप के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक पब्लिक का प्रेशर भी फेस करने को मिलता है आजकल लीडर्स को, जिस कारण से वो वॉर में नहीं जाते। और अगर पब्लिक प्रेशर की ही मैं बात करूं, तो जो वियतनाम की वॉर है, वो यूएसए ने पुल ऑफ किया था, किसके कारण, अपने सिर्फ पब्लिक प्रेशर के कारण। तो हमको यहां पे ये भी समझने को पड़ेगी कि जो तीसरा कॉज है, यहां पे तीसरा जो प्रिवेंटिंग फैक्टर है, वो क्या है, हमारा पब्लिक प्रेशर एंड 24/7 मीडिया। और सबसे बड़ी चीज, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है किसी भी बड़ी लड़ाई का, कि आप प्रॉक्सी वॉर कर लो, आप किसी लीडर को उठा के ले आओ, आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, आप वहां पे सैंक्शन लगा दो, उनके ऊपर आप टैरिफ लगा दो, वो सब ठीक है। बट आप क्या मत करो, एक फुल फ्लेज्ड वॉर मत करो, क्योंकि अगर दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो भाई किस चीज के लिए लड़ोगे। तो इसलिए क्या है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो भी क्या है, कम है। अब बेसिकली जो एक क्वेश्चन की मैंने बात करी थी ना कि यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो वो ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन ऐसा है, डिस्पाइट मल्टीपल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस,
एंड लाइकलीहुड ऑफ अ फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 रिमेन्स लो। कि मतलब कि भले ही कितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो हमने पीछे कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़े हैं, कितनी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइज हो रही हो जो हमने पहले पढ़ी हैं, इसके बावजूद भी जो एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 है उसके चांसेस क्या होते हैं? लो होते हैं। इसको आपको एनालाइज करना है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूक्लियर डिटरेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इंटरडिपेंडेंस एंड कंटेम्पररी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये क्या है? बेसिकली आपके मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसका आप जवाब किसके अंदर दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई और क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 3 होगी या नहीं होगी, वो अगर इसके अलावा भी आपको कुछ कॉजेस ऐसे लगते हैं तो आप किसके अंदर बता सकते हैं? यहां पे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो एक पर्टिकुलर कोट है, ये ऐसे और एथिक्स में भी काम आ सकता है। बेसिकली कई बार एथिक्स के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है कि किस तरीके से जस्ट वॉर क्या चीज है, कि जस्ट वॉर कि मतलब सही वॉर, सही लड़ाई, ये क्या होती है। इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं एथिक्स पेपर के अंदर। सो बेसिकली अगर आप देखें, दैट एनीवन हु हैज एवर लुक्ड इनटू द ग्लेज्ड आईज ऑफ अ डाइंग सोल्जर ऑन द बैटलफील्ड विल थिंक हार्ड बिफोर स्टार्टिंग अ वॉर। किसने बोला? ऑटो वन बिस्मार्क ने। ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने अपने जीवन भर कई सारी लड़ाइयां करवाई। बेसिकली जो जर्मन है प्रशिया, उसके ये क्या थे? मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या है, जीवन भर कई सारी लड़ाइयां लड़वाई अपनी पॉलिसीज से, ताकि वो जर्मनी को एक्सपेंड करवा पाए। लेकिन उन्होंने तक ये बोला है कि अगर आप किसी मरते हुए सोल्जर की, मतलब आप किसी जंग के मैदान में गए, वहां पे आप किसी सोल्जर को मरता हुआ देख रहे हैं, और अगर आप उसकी आंखों में एक बार देखें, तो सिर्फ वो सोल्जर नहीं मर रहा है, उसकी आंखों में देख के आपको पता चलेगा कि भाई जब भी कोई जंग हो रही है तो उसके अंदर वो सोल्जर तो चलो मर गया, बट जब आप उसकी आंखों में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई उसकी एस्पिरेशंस, उसकी फैमिली की खुशियां, जो वो जीवन भर करना चाहता था, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? उस सोल्जर के साथ खत्म हो जाती हैं। सो अगर आप किसी मरते हुए सोल्जर की आंखों में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे कभी भी वॉर नहीं लड़नी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक सोल्जर नहीं मरता है, उसकी पूरी फैमिली, उसके पीछे जो लोग हैं, वो जीवन भर तिल-तिल कर मरते हैं। सो अगर ये पूरा डिस्कशन आपको पसंद आया है, सो आप कमेंट कीजिए कि इसके अलावा और क्या रीजंस हैं जिनके कारण वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, इस पूरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज ये जो पूरा डिस्कशन है ये सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल डिस्कशन। तो आपको कहीं भी इस तरीके का आपको नहीं मिलेगा कि भाई कंपैरिजन हो गया है या फिर डिटेल एनालिसिस हो गया है द चांसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3। सो ऑन दिस टोन, और एक पीसफुल टोन के ऊपर, किसके ऊपर? पीसफुल टोन, और एक प्रे के साथ कि भाई जो बोला गया था एक अंकल द्वारा कि भाई 2026 में तो दुनिया खत्म है, तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए, तो इसके लिए प्रे करते हुए और विश्व शांति के लिए, ठीक है, आप कमेंट कीजिए और इसी टोन के ऊपर, इसी नोट के ऊपर इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।